नमस्कार। एज्यू हितेन गोसाई चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा में रेडियम की आत्मकथा गद्य पाठ का अभ्यास करेंगे। गद्य पाठ का अभ्यास करें उससे पहले हम इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी सन में यूपी के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। रेलवे में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहरा अध्ययन किया। हिंदी के वे पहले ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। यहाँ संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। महावीर प्रसाद सन 1930 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषाशास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, वैयाकरण, इतिहासकार, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव आदि अनुदित काव्य है। भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं हैं। हिंदी शिक्षावली, तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि उनके अन्य ग्रंथ हैं। मैं कहाँ जन्मा यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है वह गेह, गेह यानी कि गर, काल समय अपरिचित जिसका परिचय न हो, अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न मतलब असीम जिसका आर पार न हो। तो यहाँ पर रेडियम कहना चाहता है कि मैं कहाँ पर जन्मा यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उतना शक्तिमान नहीं हूँ। सामर्थ्य यानी कि शक्ति नहीं है मुझ में, और तुम्हारी कल्पना से परे मतलब बाहर की वस्तु है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत, कल्पना से भी प्राचीन घर में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न यानी कि असीम गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। तो यहाँ पर अकेला, यहाँ पर जो अकेला शब्द का प्रत्यय एक प्लस एला, एला प्रत्यय है। तो मैं अकेला निराधार, मेरा कोई आधार नहीं था, और अनंत शून्य में मैं इधर से उधर वर्षों तक घूमता रहा। और अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसमें परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय यानी कि प्रकाशित, प्रकाश वाली धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप
धारण कर रहा है। तो इस दशा में मैंने कई युग गुजारे हैं और तब मैं तमाशा देखता था कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से कैसे मिलता है और अपना रूप और रंग आकार कैसे बदलता है, वह सब तमाशा देखता था। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में युगों तक मैं पड़ा रहा। तो यहाँ पर रेडियम बताता है कि अचानक गर्मी बढ़ने लगी और वह भी असह्य, जिसको हम सह न सके ऐसी हो उठी, बिजलियाँ चमकने लगी, हलचल चारों ओर मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे, उनकी गति भी वेगवान हो गई और कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने ये देखा कि मैं एक अत्यंत जलती हुई उत्तम वस्तु का अंश हूँ, एक छोटा सा भाग हूँ उत्तम वस्तु। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर रेडियम बताना चाहता है कि मेरे पहले संसार की रचना कैसे हुई और उसमें मैं कैसे प्रविष्ट हुआ, वह कैसे सुंदर ग्रह बना, जीवित प्राणियों से भरा पूरा था, बड़े बड़े नगर थे। ये सब बातें करके और विस्तार भरी बातें करके मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता, परेशान करना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। तो ये जो नवीन संसार था मेरा, वह भी निर्जल, जहाँ पर पानी न हो ऐसा स्थान, मरुभूमि यानी कि रण रेगिस्तान में परिणित हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया और अंत में वह भी फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। तो यहाँ पर रेडियम बताना चाहता है कि महाप्रलय हुआ और मैं वहाँ से फेंका गया, दूसरे संसार में पहुंचा, वह भी समय आने पर नष्ट हो गया। इस प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। तो यहाँ पर रेडियम कहना चाहता है कि मैं एक संसार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ, अनेक देशों के चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा और वह अग्निकुंड धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते वह तुम्हारी पृथ्वी बन गया। मतलब आज मैं पृथ्वी पर आया हूँ, वह पृथ्वी में इस तरह से मैं आया हूँ। तो यहाँ पर ये जो 3 परिच्छेद है उसमें शुरुआत में उसकी उत्पत्ति बताता है, बाद में इस संसार से उस संसार में कैसे वह घुमा है, कितने ब्रह्मांड, कितने देशों का परिभ्रमण किया है वह बताया, और उसके बाद आज की जो पृथ्वी है वहाँ पर उसका आना हुआ। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और
मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्यान्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निंद्रा ने आकर घेरा। मैं कुंभकर्ण करणी नींद में निमग्न हो गया। निंद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। तो यहाँ पर रेडियम बताना चाहता है कि मैं इस तरह से यहाँ से वहाँ घूमते घूमते थक गया था और इसीलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था और मुझे आराम करना जरूरी था। इसीलिए मैं पृथ्वी के नीचे की तह यानी कि सपाटी पर अपने सहचर अपने साथियों के साथ जो दूसरी धातुएं होती है उनके साथ लेटा रहा और घोर निंद्रा ने मुझे घेर लिया। कुंभकर्ण जैसी नींद में मैं निमग्न यानी कि डूब गया। निंद्रा पूरी भी न हुई थी कि अचानक फिर से मुझे अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए उठना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। हिरण्यगर्भ यानी कि प्राणात्मा। पद्म का अर्थ होता है काल गणना का एक नाम। शुरुआत में करोड़, बाद में अरब, खर्व, नील और बाद में पद्म आता है। किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। तो यहाँ पर रेडियम बताना चाहता है कि ये जो प्राणात्मा है उसके पेट में मैं कई करोड़ यानी कि पद्म वर्षों से विद्यमान था, लेकिन कुछ काल तक, कुछ समय तक मेरा पता किसी को न था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया और धीरे धीरे धरती पर आंधियाँ चलने लगी, बारिश होने लगी और ऐसे जो धरती का ऊपरी हिस्सा था वह बह बह कर समुद्र में डूबता गया और धीरे धीरे मैं ऊपर की ओर आता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। तो मेरे साथ दूसरे भी जो खनिज तत्व है, धातुएं है, उनके साथ मेरी मित्रता हो गई थी। मैं उनके साथ रहता था और उनका सुख दुख का साथी था। यहाँ पर खनिज शब्द जो है उसका प्रत्यय हम देखें खान वत्ता इज यानी कि खनिज, तो इज वह प्रत्यय है। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित किया और अंत में ये जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने मेरे लंबे सालों से मेरे साथी रहे हैं ऐसे चिर साथियों से अलग करके मुझे मनुष्यों के सामने उपस्थित किया, पेश किया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मौक्तिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बिठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। तो यहाँ पर वियोग का फल तो कड़वा होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों से मुझे अलग कर दिया था मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने। तो मैं चाहता तो उस वियोग का फल मतलब उनको परेशान कर सकता था, उनको नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वह मुझे मंजूर नहीं था। जिस तरह से पशुओं में सिंह की धाक दबदबा होता है, प्रभाव होता है, जैसे कि देवताओं में इंद्र का मान सम्मान होता है,
कंकड़ों में जैसे रत्न का मूल्य होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर बिठाने वाले मनुष्य थे और इसीलिए मैं मनुष्य को परेशान नहीं कर सकता। मेरी उत्पत्ति पिचब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो रेडियम है वो बताता है कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पिचब्लेंडी नामक, मेरी उत्पत्ति पिचब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह यानी कि दादाजी है, आयोनियम मेरे पिता है और इससे मेरी उत्पत्ति हुई है। मतलब कि यूरानियम को तुम यूं ही रख दो कुछ देर के लिए तो उससे आयोनियम हो जाएगा और उससे रेडियम बन जाएगा। तो इस तरह से मेरी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जिससे स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और जसत चांदी बन जाता है। यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता यानी कि जसत चांदी का रूपांतरण ग्रहण कर लेता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणित करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमीय वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोलकल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। तो यहाँ पर रेडियम कहना चाहता है कि पारस पत्थर का तो नाम तुमने सुना ही होगा कि जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, जसत चांदी बन जाता है। तो यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भारतवासी लोग ऐसी कोई वैज्ञानिक रीत जानते थे जिससे निम्न श्रेणी की यानी कि सामान्य धातु को वह उच्च श्रेणी की धातु में परिणित यानी कि परिवर्तित करने की रीति जानते थे। लेकिन पश्चिमी जो वैज्ञानिक है वो उसे कपोलकल्पित यानी कि मनगढ़ंत मानते थे और इस तरह से भारतीयों की हंसी उड़ाते थे। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है, वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। तो मेरी उत्पत्ति के बाद उनको पता चला कि एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तन हो सकता है या तो बन सकती है। वह हमें देखने के बाद, क्योंकि यूरानियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम बनता है, उसी तरह हो सकता है कि लोहे से सोना बन सकता हो, जसत से चांदी बन सकता हो। तो अब उनको पारस पत्थर की सत्यता की बात अब समझ में आने लगी है और ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अभी तो पारस पत्थर बनाने में उन्हें, मतलब कि जो विदेशी वैज्ञानिक है, उन्हें वर्षों लगेंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपिन के सिर के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम
75,000 रुपये होता है। लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। ये कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेडियम है अपना मूल्य बताता है कि सोना और प्लेटिनम आज की महंगी धातु ये है, उससे भी कई गुना मेरा मूल्य है। एक आल्पिन, आल्पिन मतलब टांकणी, तो उसका जो सिर होता है उसके बराबर एक छोटे से रेडियम के अंश का दाम कितना होता है? 75,000 रुपये होता है। लंदन में एक हॉस्पिटल है, मिडलसेक्स हॉस्पिटल, उसमें ऐसे 2 कण रखे हुए हैं। वो इतने छोटे हैं कि खुर्दबीन यानी कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र, दूरबीन हम कहते हैं, तो उसके बिना हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं। लेकिन इतने छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। तो इतना महंगा मेरा मूल्य है। सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं से भी कई गुना अधिक मेरा मूल्य है, यह बताना चाहता है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है, उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते हो। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते। तो यहाँ पर ये जो रेडियम है कि मुझसे 3 प्रकार की किरणें बाहर निकलती है, और उन किरणों को तुम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। मैं जब दूसरे परमाणुओं पर पड़ता हूँ और उनकी किरणों के साथ जब मेरा आमना सामना होता है तो मैं उसे विकीर्ण कर देता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो मैं धीरे धीरे अपना रंग भी बदलता हूँ। पहले मैं पीले रंग का हो जाऊंगा और धीरे धीरे रंग बदलते हुए बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। तो मैं पहले पीले रंग का था, बाद में रंग बदलता हुआ गुलाबी हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूंगा। गुल खिलाना मतलब कोई अचंभे की बात करना। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और औषधन जमा कर लो। तो पानी में मिलाने से मैं उज्जन और औषधन पैदा करता हूँ, ये बात बताना चाहता है। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। तो मेरा ये जो तापमान है वो आसपास के तापमान से ज़्यादा रहता है। अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। नासूर यानी कि पुराना घाव जिसमें छेद हो जाता है और लगातार उसमें से मवाद बहता रहता है, तो ऐसे नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। तो ये मेरा उपयोग है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। कई ऐसे रोगी हैं उनकी जान मैंने बचाई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता, और ये मेरी खासियत या तो विशेषता है कि हजारों और लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता, जैसा का तैसा रहता है। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। तो मैं किसी धातु की छड़ यानी कि सरियों, उसके सिर पर बैठकर प्रतिदिन रोज किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक
देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। तो जैसे ही मैं उस घाव को देखता हूँ तो मेरा जो प्रकाश किरण है वह घाव पर जब पड़ता है तो घाव का जो विष होता है वह दूर हो जाता है। और मेरा यह जो किरण विकिरण का अद्भुत दृश्य है वह आसानी से आप लोग नहीं देख सकते। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर इसे दिखा सकते हैं, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ती है उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। मतलब कि मेरी जो प्रकाश है वह पर्दे पर दिखाते हैं तो मानो कि ऐसा दृश्य होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हो। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य हो जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। तो वैसे मेरा प्रकाश थोड़ा कम होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी कम नहीं हो जाता। वर्षों तक मैं काम में आ सकता हूँ, मतलब कि वर्षों तक मुझसे ये प्रकाश, ये रोशनी निकल सकती है और उसके विकिरणों से मैं ऐसे बीमार लोगों को ठीक कर सकता हूँ। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते हो तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फाड़े या तो फोड़े यानी कि फफोले उठावेंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। तो यहाँ पर उसकी जो विशेषता है वह भी बताता है कि मैं देख रहा था कि तुम मुझे स्पर्श करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अभी तक नहीं किया और अच्छा किया कि नहीं किया, वरना अगर तुम्हारा स्पर्श मुझसे हो जाता तो बड़े बड़े फफोले उठ जाते और तुम जल जाते। इतना कष्ट होता कि तुम्हारे लिए उसे सहना भी मुश्किल हो जाता। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। तो यहाँ पर रेडियम कहता है कि ये तो मैंने एक छोटे छोटे काम बताए, लेकिन भविष्य में जब जब तुम्हें पता चलेगा तो यकीन होगा कि मैं इससे भी कई बड़े कार्य कर सकता हूँ। और ऐसी मेरी विलक्षण चालों को देखकर तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। मतलब कहने का कि तुम आश्चर्य में पड़ जाओ कि ये तो इतना सारा काम कर सकता है। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। मतलब मेरे बारे में तुम जानकारी पाते जाओगे, वैसे वैसे मेरी कदर करना, मतलब कि मेरी इज्जत करना सीख लोगे। दिन दिन विज्ञानवेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। तो जैसे जैसे दिन आगे निकलते जाएंगे वैसे विज्ञान के जो जानकार, विज्ञानवेता, विज्ञान के जो जानकार लोग हैं उनकी दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। मतलब उनका संशोधन का मैं विषय बना रहूँगा। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर
तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। तो यहाँ पर ये जो रेडियम है वो बताना चाहता है कि मेरे ही जैसी मेरे नाम से एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है, जो कि ज़्यादातर लोगों की कलाइयों में, उसकी घड़ी में देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत में वह मैं नहीं हूँ। तो यहाँ तक मेरी यात्रा पहुँची है, लेकिन आगे भी मेरी यात्रा लगातार चलती रहने वाली है। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खानें हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर रेडियम कहता है कि मैं भारतवासियों पर खुश नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करते। दूसरे जो देशों के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी खानों से मुझको ढूंढ निकाला और मेरा बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भारतवासी, भारत में बहुत सारी खाने हैं, लेकिन कहीं भी वह मुझसे निकालने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। इसीलिए मुझे कष्ट होता है। वह अभी तक मेरी उपयोगिता को ठीक तरह से समझे नहीं है। आप मुझे आदर की दृष्टि से देखो, मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, और फिर देखिए कि मैं खुद सामने चलकर तुम्हारा दास बनूंगा। मतलब मैं तुम्हें बहुत सारे फायदे पहुंचाने वाली एक धातु हो सकती हूँ। तो यहाँ पर रेडियम अपनी आत्मकथा के द्वारा उत्पत्ति से लेकर भारत में उसका स्थान कहाँ पर है, वो सारी बातें यहाँ पर बताता है।